के याद रख लेता है। यशिका पंजवानी कह रही है एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। क्या मिस्टेक हो गई है? एग्जाम की डेट गलत बता दी होगी तूने मेरे को। हाँ, मेरे को फास्ट करने के लिए पूरी मेहनत मेरे से करवा ली होगी और अब बोल रही मिस्टेक हो गई। कहाँ गई यशिका पंजवानी से? वहीं इससे ही मिलना पड़ेगा। यशिका, बोल क्या मिस्टेक हो गई? अनम्यूट करके बोल। सर कंफ्यूजन में एग्जाम की डेट गलत देख दी। मालूम था, मालूम था, मुझे मालूम था। मेरा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ करके और तूने बोल दिया कि साहब मैं तो मजाक कर रही थी। कब है एग्जाम अब? 21 को। तेरे तो यार शिट यार गया यार। सॉरी सर। अरे खाएगा सॉरी? तरीका होता है? मेरे ऊपर अत्याचार हो गया है। तो मैंने टाइम टेबल में मैथ्स ही मैथ्स लगा दिया यार, तुम लोगों ने देखा होगा। पेल दिया मैंने अपने आप को रोज इसके चक्कर में, और ये बोल रही है सॉरी। क्या सजा दी जाए बोलो इसको? हाँ, क्या बोल रही संधू, क्या बोल रही है? अरे बोलो ना, क्या सजा दी जाए? अधीरा भाई बोलो, क्या सजा दी जाए इसको? सुहानी तू बता। कोई सजा नहीं? अच्छा, एक ने बोला, रनिशा ने बोला डांस करवाया जाए। ठीक है चलो माफ कर देते हैं। वैसे एक बार बताऊं, अपना फायदा ही हुआ है भाई। ज्यादा मैथ्स की क्लास लग जाएगी। एक बोल रहा मैथ्स में मजा आता है, इसका मतलब ये मेरे मजे लेना आता है यहाँ पे। कौन है ये? नहीं सही है यार, यदि क्लास थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी ना, तो मतलब मेरा मकसद यह है कि 15 सितंबर तक पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पैक करना है। 15 सितंबर तक पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पैक कर देना है। और तब तक तुम्हारा इनडेफिनेट चालू हो ही चुका है, तो इनडेफिनेट चालू हो जाएगा। फिर मैं उधर डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया और प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा दी एंड। अच्छा, तुमने एक चीज तो देख ही ली होगी, कंटिन्यूटी जैसे ही चैप्टर्स हैं, अब कंटिन्यूटी बड़ा चैप्टर है। अब सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, हर 3-3 दिन में निपटते जाएंगे। कंटिन्यूटी भी ऐसा ही है, डिफरेंशियबिलिटी भी ऐसा ही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो और छोटा है, 2 ही क्लास का है। मैक्सिमम मिनिमम 5 क्लास का है। रोलर्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम 1.5 क्लास का है। तो यदि इस तरह से सोचें तो 15 तारीख तक पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी के बराबर है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऐसे ही छोटा सा चैप्टर है। टेंजेंट नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आ जाता है बेटा। तो कुछ ऐसा विशेष फिर उसके बाद बचेगा नहीं, 3-4 छोटे छोटे चैप्टर बच जाएंगे। वेक्टर 3D मेरे ख्याल से मनोज सर पढ़ा देंगे, और या फिर अंकुश सर पढ़ा देंगे। अंकुश सर की थोड़ी तबीयत अभी खराब चल रही है, तो दोनों में से कोई से भी टीचर पढ़ा देंगे, क्योंकि वेक्टर 3D बहुत सिंपल सा चैप्टर है। और मतलब कोई भी पढ़ा सकता है, ऐसा कोई पढ़ाने का टेंशन नहीं है। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, वो लोग भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही तो हिस्से है, 3 हिस्से कर दिए ना मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक बच्चा बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहलाता है, एक हिस्सा मैक्सिमम मिनिमम कहलाता है, और एक हिस्सा रोलर्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है। और एक हिस्सा जो टेंजेंट नॉर्मल है वो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ लेंगे, वो होते ही उसके साथ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में टेंजेंट नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, और टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम में भी होता है। तो थोड़ा इधर पढ़ेंगे और मेजोरिटी उधर पढ़ेंगे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर देंगे। उसके बाद ज्यादा चैप्टर नहीं बचेंगे। डेफिनेट बचेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा, एरिया बचेगा, 3D वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, खत्म, दी एंड सिलेबस। और सब छोटे छोटे चैप्टर है। हाँ, ग्राफ, ग्राफ भी छोटा सा ही बेटा। चलिए, क्या शुरू करें? क्या शुरू करें?
डिफरेंशिएबिलिटी। बस यार, तुम्हारे स्कूल एग्जाम कब से शुरू हो रहे? 15 तारीख से शुरू हो रहे ना मेजोरिटी लोगों के? कब से हैं? 12 से हैं, 15 से हैं? मतलब जरा हाथ ऊपर करना, कितने लोगों के 15 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में स्कूल एग्जाम चलेंगे? 15 से 30 के बीच में हाथ ऊपर रखना, जिन भी लोगों के 15 से 30 से के बीच में एग्जाम चलेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके स्कूल वाले कोई एग्जाम ही नहीं ले रहे? हाथ ऊपर रखो जरा। वो लोग हाथ ऊपर रखो जिनके स्कूल वाले कोई एग्जाम ही नहीं ले रहे। अबे तो फिर एग्जाम कब है तुम्हारे? चक्रवर्ती, तेरा एग्जाम कब है? पता ही नहीं है क्या? अच्छा, कितने लोगों को पता ही नहीं है कि उनका स्कूल एग्जाम होना कब है? हाथ ऊपर करो जरा। अच्छा, मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्कूल चल। अरे सार्थक शुक्ला कह रहा है कि हमारे हो चुके हैं 1 हफ्ते पहले। वाह भाई शुक्ला, वाह। शुक्ला के एग्जाम ले लिए वो स्कूल वाले तो महान होंगे, वरना शुक्ला का एग्जाम कौन ले पाया आज तक। चलो भैया शुरू करें डिफरेंशियबिलिटी। ये दरवाजा बंद कर दे भाई। थैंक यू। एक गिलास पानी भी देना। हाँ भैया, करें, शुरू करें। चलिए। भैया स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग कल आकर के ऑफिस से। स्टडी मटेरियल रेगुलरली समय समय पे कलेक्ट कर लिया करो भाई। हाँ, क्लास स्टडी मटेरियल में फिर क्या है, बाद में आप आते हो ना लेने के लिए तो फिर आधी चीजें मिलती है, आधी चीजें मिलती ही नहीं है। तो स्टडी मटेरियल समय पे ले लिया करो। डस्टर कहाँ चला गया? थैंक यू। हाँ भैया, सोनिया का जरा डिफरेंशियबिलिटी की कहानी सुनाता हूँ। तुषार कुमार श्रीवास्तव कहता है दूर रहते हैं, नहीं आ पाएंगे मटेरियल लेने। कोई बात नहीं बेटा, दूर रहता है तो कोई बात नहीं। कल नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कलेक्ट करवा लेना। 2-4 पैकेज तो बचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बचते हैं, मगर फिर ज्यादातर लोग अलग अलग टाइम पे आते हैं तो फिर वो पैकेज खत्म हो जाते हैं, तो वो मिल नहीं पाते। कल आकर के और ले लेना जो आ सकता है। सुनना भैया, आज यार क्या पढ़ाने का थोड़ा मन कम हो रहा है, देखते हैं। अब तुम लोगों से इतनी देर बातें कर लिए तो पढ़ाने का मन बनता है क्या? जरा सुनना, सुनना भैया, सुकून से सुनना जरा। ये जो मैं शुरू का आधा पौना घंटा 1 घंटा आपको झेलाऊंगा, आईआईटी वाला इसी 1 घंटे में से क्वेश्चन देगा, ये तय मान के चलिएगा। उसके बाद तो मैं फॉर्मूले बताऊंगा, उन सब पे आईआईटी वाला कम क्वेश्चन देता है। आईआईटी वाला अधिकतर ये जो मैं शुरू का 1-1.5 घंटा बुलाऊंगा, झेलाऊंगा आपको, बुलाऊंगा क्या, झेलाऊंगा, वो 1-1.5 घंटे पे क्वेश्चन देगा। जरा सुनते जाइएगा। कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ओके ओके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है जरा वो आपको बताता हूं। मान लो ये कोई कर्व है, y=f(x), और मुझे इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट चाहिए। तो ठीक है, कर्व पे टेंजेंट खींच देते हैं, और क्या है, ये देखो। दरअसल क्या है, मुझे इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए था। तो आप लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि यदि आपको किसी पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए तो आप उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दो। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही कर्व का भी स्लोप होता है। तो मुझे इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए। कर्व का स्लोप मैं कैसे निकालूं? तो मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा, टेंजेंट का स्लोप नाप लूंगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दे रहा हूँ।
अब मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लूंगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। तो इस पॉइंट पे देखिएगा पी पे, जरा पी पे देखिएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो फिर टेन थीटा कितना हो गया, एम, एम बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जरा इस पॉइंट पी पे देखिएगा, एट पी, भाई पॉइंट पी पर y की वैल्यू मुझे चाहिए, यानी पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से ऊंचाई चाहिए। अब पॉइंट पी इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से ऊंचाई तुम कर्व की सहायता से निकालो चाहे टेंजेंट की सहायता से निकालो, निकलेगी तो सेम ही। और इसलिए जो y की वैल्यू p पर यहां से निकलेगी वही यहां से भी निकलेगी। इसका क्या मतलब निकला कि एफ एक्स, ये वाला y और ये वाला y सेम हो गया। नहीं समझा पाया, फिर से बोलता हूं। अरे भैया पॉइंट p दोनों कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, टेंजेंट पे भी और कर्व पे भी। अब जब पॉइंट p टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट p पर y की वैल्यू चाहे तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, सेम निकल करके आएगी। यानी एट p जो y ये है वही y ये है। इसका मतलब ये y की वैल्यू उठा करके यहां रख दो तो हो गया एम एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू एफ एक्स। सहमत हो? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो m विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स। एक मिनट एक मिनट, m क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा यानी क्या, अरे बोलो, टेन थीटा यानी क्या, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप यानी कर्व का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एफ डैश एक्स। ओहो, यानी मैंने क्या साबित किया जरा सुनना। जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो और कुछ नहीं मिलता, बल्कि जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप मिलता है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कर्व का स्लोप। तो जब हम किसी पॉइंट पे कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें उस पॉइंट पर कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिलता है, और जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही कर्व का स्लोप होता है। यानी जब हम किसी पॉइंट पे किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें उस कर्व का स्लोप मिलता है, यानी उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिलता है। आपको ऑफिशियली मेरी ये पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये आखिरी बार बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली क्वेश्चन किया करेंगे, और इसलिए मेरी ये सारी बातें फटाफट लिखिए। और या आप बोलो तो मैं लिखवा दूं, है तो तुम यहां से यहां तक का कॉपी कर लो और फिर मैं लिखवा देता हूं। बेटा मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लो, लोकेशन वीडियो की सही कर लो। बेटा वीडियो की लोकेशन सही कर लो, वीडियो ऑन कर लो, वरना मैं क्लास से बाहर करूंगा तो अंदर नहीं लूंगा, फिर मत बोलना। और जिनके ये वीडियो ऑफ रहते हैं उनसे आज घरों पे फोन आए होंगे आप लोगों के कि 3 दिन में सब सही कर लो, सबको ऑन रखना है। हेडिंग ये क्या है, हेडिंग डिफरेंशियबिलिटी है भैया। डिफरेंशियबिलिटी हेडिंग डाल दी अपन लोगों ने। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या बैठा हुआ? नहीं दिख रहा हूँ सही में यार, ये तो बड़ा बुरा है। बेटा ऑन कर लो, 1 मिनट का ओए टाइम कहाँ और जा दे रहा रहा है? हूँ। अरे चला गया, अरे कहाँ चला गया था रे? अरे भाई अक्षत में तल, कहाँ कहाँ चला जाता है यार। लिख लिख लिख। लिखेंगे लिखेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टू एनी, differential coefficient of any curve, differential coefficient of any curve at a particular point
differential coefficient of any curve at a particular point represents slope of tangent to that curve, slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve at that point. That is slope of curve at that point. That is slope of that curve at that point. That is slope of the curve at that point. लिख लिया। अब जरा आगे की कहानी सुनना भैया, यहीं से डिफरेंशियबिलिटी की कहानी शुरू होती है। और तुम्हें याद है, तुम लोगों ने कक्षा 11 में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था? अरे याद होगा ना यार, लिमिट्स में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल श्रेयस सिंह को याद है? वो फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं है बल्कि यहीं से निकल करके आ रहा है, इसलिए सुनते जाना। मेरे आगे की कहानी सुनने मात्र से आज आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। आज की क्लास भयंकर इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए सुनते जाइएगा साहब। अब आपने मुझे बताया कि जब हम किसी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं ना, dy बाय dx निकालते हैं, भाई f डैश x क्या होता है? dy बाय dx ही तो होता है। तो जब हम किसी कर्व का dy बाय dx निकालते हैं तो और कुछ नहीं होता बल्कि हम उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो इसका मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो कर्व का स्लोप है या कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है। बात एक ही है यार, मैं बार बार अलग अलग नहीं बोलूंगा कि कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है कि कर्व का स्लोप है, एक ही बात बोल दूंगा, तुम समझ जाना दोनों बातें। तो जब हम किसी कर्व का dy बाय dx निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। एक मिनट, इसका मतलब हम टेंजेंट का स्लोप निकालने गए तो dy बाय dx आया। फिर से बोलता हूँ, dy बाय dx और कुछ नहीं होता, कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। यानी हमने कर्व पे जो टेंजेंट खींचा उसका स्लोप ही dy बाय dx है। अब हो सकता है हम टेंजेंट खींच ही ना पाए तो। अरे जब तुम टेंजेंट ही ना खींच पाओगे तो उस टेंजेंट का स्लोप कहां से निकालोगे? और जब टेंजेंट का स्लोप नहीं निकलेगा तो फिर इसका मतलब कर्व का dy बाय dx नहीं निकलेगा। कर्व का dy बाय dx नहीं निकलेगा, इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकल पा रहा, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा है। उसको कहा जाता है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फिर से कहता हूँ, जरा सुनना भैया, तुम में से कई लोग मेरी बातों को ध्यान से ना सुन रहे हैं, जरा मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। जब हमने किसी कर्व को डिफरेंशिएट किया तो हमें उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिला उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे हमने कर्व को डिफरेंशिएट किया, हमें उस पॉइंट पर उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप मिला, यानी dy बाय dx और कुछ नहीं होता बल्कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम dy बाय dx निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। dy बाय dx टेंजेंट का स्लोप है, उल्टा बोलता हूं, यानी टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx है। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप जब तक निकलेगा तब तक dy बाय dx निकलता रहेगा, और टेंजेंट का स्लोप निकलना यदि बंद हो गया तो dy बाय dx निकलना भी बंद हो जाएगा। तुम बोलोगे सर टेंजेंट का स्लोप कब नहीं निकल पाएगा? दो स्थितियों में नहीं निकल सकता, या तो टेंजेंट खींचा ही ना जा पाए। अब जब टेंजेंट ही ना खींच पाए तो उसका स्लोप निकलने का तो सवाल ही नहीं, और जब स्लोप नहीं निकलेगा तो उसका dy बाय dx नहीं निकलेगा, क्योंकि स्लोप ही तो कर्व का dy बाय dx होता है। तो यदि हम किसी कर्व पर टेंजेंट ही नहीं खींच पा रहे हैं तो फिर टेंजेंट का स्लोप कहां से निकलेगा? टेंजेंट का स्लोप नहीं निकलेगा यानी कर्व का dy बाय dx नहीं निकलेगा। एक बात और हो सकती है, टेंजेंट तो खींच पाओ लेकिन उसका स्लोप फिर भी ना निकले। तुम बोलोगे सर बाबला हो गया, ऐसा कभी हो गया कि टेंजेंट तो खींच पा रहे मगर स्लोप नहीं आ रहा? हाँ हो सकता है ना, वर्टिकल टेंजेंट हो गया। अब यदि टेंजेंट वर्टिकल हो गया, जरा इमेजिन करना, तो फिर उस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री हो गया। टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो गया तो उसका स्लोप अनडिफाइंड हो गया, यानी टेंजेंट तो खिंचा गया लेकिन उसका स्लोप ना निकल पाया। और सुन, टेंजेंट रख ले तू तेरा पास, और मैं टेंजेंट वेंजेंट ना चाहूं, मारे तो टेंजेंट को स्लोप चाहिए, और यदि स्लोप नहीं निकल पा रहा है किसी भी कारण से तो इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकल पा रहा है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा है। अरे हाँ है ना?
तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास कर रहे हो, सर आपकी जगह कोई और टीचर होता तो डायग्राम बना के बताता। अरे क्या बात करो, अब भी लो डायग्राम भी लो, जरा देखना। ओहो, आप देखो इस पॉइंट पे ए श्रीवास्तव, नजरे मेरे ऊपर टेका, आयुषी सहाय श्रीवास्तव। कौन है भाई तेरे बाजू में, बोल पढ़ने दो यार। हाँ भैया, जरा ये देखना, ये x इक्वल टू है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स में मुझे x इक्वल टू ए पर कर्व पे टेंजेंट खींचना है। अब कहां से तुम टेंजेंट खींचोगे, तुम टेंजेंट खींच ही नहीं पाओगे, वहां पे तो नुक्की आ गई, शार्पनेस आ गई। तुम्हें मालूम है किसी पॉइंट पे कर्व में शार्पनेस आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन पे टेंजेंट नहीं खींच पाते? नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा ना। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अरे भैया तुम लोग एक काम बस ये करना कि इस बैच को ये मत बोलना कि तुम 11th-12th IIT के स्टूडेंट हो। कोई तुमसे पूछे कि त्रिपाठी सर क्या पढ़ते हो, तो बोलना नर्सरी से लेकर 12th तक की IIT हमने वहीं पढ़ी हुई है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि यदि कहीं किसी कर्व में शार्पनेस आ जाए तो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट क्यों नहीं खींचा जा सकता है? अभी बताता हूँ, जरा देखना। कभी ये सुना है कि टेंजेंट खींचने के लिए बेसिकली हमें पहले कर्व पे कॉर्ड बनानी पड़ती है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने सर्कल में पढ़ा होगा। ये देखना, ये सर्कल है और मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, तो टेंजेंट खींचने के लिए पहले एक कॉर्ड बनानी पड़ती है, इसको नाम देना पड़ता है एम और इसको नाम देना पड़ता है आर। और फिर कॉर्ड का ये वाला सिरा उठ करके इधर आता है और तब कहीं जाकर के कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट होती है, यानी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है आर टेंडिंग टुवर्ड्स एम। और जब हम आर को, और सही भी बात है ना, जरा फिर से देखना, आर को एम के थोड़ा करीब ला। ये देखो, देखो जरा, आर जब यहां था तो कॉर्ड और कर्व के बीच की दूरी ज्यादा थी, लेकिन आर जब यहां पर आ गया तो कॉर्ड और कर्व के बीच की दूरी कम हो गई। और जब कम होते होते आर यहाँ पे कॉन्साइड कर जाएगा तो कॉर्ड और कर्व के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। और दोस्तों तुमने सुना होगा, कॉर्ड और कर्व के बीच की दूरी जब 0 हो जाती है तो वो कॉर्ड टेंजेंट बन जाती है। तो टेंजेंट बनाने के लिए पहले कॉर्ड बनानी पड़ती है और फिर कॉर्ड का एक पॉइंट उठ करके पहले वाले पॉइंट पे कॉन्साइड करता है, तब कहीं जाकर के वो कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट होता है। ये सुना है, नहीं सुना है? कक्षा 11 में सर्कल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, टेंजेंट का डेरिवेशन ऐसे ही होता है। और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरी बात आप सुन लो। अब याद रखना, टेंजेंट ऐसा डायरेक्टली नहीं खींचा जाता कि किसी ने तुमको बोल दिया हाँ टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को टच करती है। अरे ना, टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को इंटरसेक्ट करती है। वो एक अलग बात है कि वो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसिडेंट होता है। तो किसी से ये मत कहना कि कर्व इज टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स। और वो इसी तरह से होता है, पहले कॉर्ड बनाते हैं, फिर कॉर्ड का एक पॉइंट दूसरे पे कोइंसाइड करवाते हैं, तब कहीं जाके कॉर्ड टेंजेंट बनती है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी टेंजेंट खींचते हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचने के लिए एक पॉइंट ये ले रहा हूँ और एक पॉइंट ये ले रहा हूँ और पहले एक कॉर्ड बना रहा हूँ। और अब एक काम करता हूं, ये वाला पॉइंट इस पे कोइंसाइड करवाता हूं, तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये ऐसा बनेगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट खींचा है। चलो आओ राइट हैंड साइड से भी टेंजेंट खींचे। तुम बोलोगे सर बन तो गया टेंजेंट ना, राइट हैंड साइड से बना के देख, फिर समझ में आएगा। ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है तो अब इसको और इसको ज्वाइन करके एक कॉर्ड बना, और अब इसको उठा करके इस पे कोइंसाइड करवा, तो टेंजेंट ये वाला बन गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे भैया, इस तरफ से टेंजेंट खींचूं तो ये बन रहा है, इस तरफ से खींचूं तो ये बन रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आ रहे हैं। कभी भी किसी भी कर्व में एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं आ सकते हैं। और यदि किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उस पे हम टेंजेंट नहीं खींच पा रहे हैं, वो दोनों टेंजेंट नकली है। और इसीलिए कहा जाता है यदि कर्व में कहीं पर शार्पनेस आ जाए तो उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि जो टेंजेंट हम खींच रहे हैं वो अलग अलग होता है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से खींचा गया टेंजेंट यदि अलग अलग आ रहा है
तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे दो टेंजेंट आ रहे हैं और किसी भी कर्व में एक पॉइंट पे दो टेंजेंट आ ही नहीं सकते, और यदि आ रहे हैं तो दोनों टेंजेंट फर्जी हैं। इसका मतलब हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ही नहीं खींच पा रहे हैं। टेंजेंट नहीं खींच पा रहे तो टेंजेंट का स्लोप नहीं निकल पा रहे, टेंजेंट का स्लोप नहीं निकल पा रहे यानी कर्व का dy बाय dx नहीं निकल पा रहे, और कर्व का dy बाय dx नहीं निकल पा रहे यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तभी ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकाल पा रहे। और इसीलिए कहा जाता है यदि किसी कर्व में शार्पनेस आ जाए किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो इसके बारे में हम कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to a due to sharpness at x equal to a। और देखिएगा, देखते जाना, मैं कह रहा हूं ना, मेरी आज की बात है सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अभी मैं आपको जो 1 घंटे तक झिलाऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पिछले क्लास आधा घंटा जल्दी क्यों छोड़ दी थी। मेरे पास आधा घंटा था, मैं चाहता तो ये सब समझा देता, लेकिन क्यों नहीं समझा पाया वो मैं आगे डेरिवेशन करूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। अब जरा एक और केस देखिएगा। ये वाला केस देखिए। अब x इक्वल टू a पर क्या तुम टेंजेंट खींच सकते हो? अरे भाई, टेंजेंट खींचने के लिए कर्व तो चाहिए। अरे भैया, आईआईटी पढ़ाने के लिए स्टूडेंट तो चाहिए। पता चला स्टूडेंट है ही नहीं, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं और पढ़ा पढ़ा के मैंने सिलेबस खत्म कर दिया, तो क्या तुम मानोगे कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया? अरे भैया, स्टूडेंट तो होना चाहिए। ठीक वैसे ही मुझे x इक्वल टू a पर टेंजेंट खींचना है, लेकिन x इक्वल टू a पर कर्व ही नहीं है, तो टेंजेंट किस पे खींचूं? यानी अगेन x इक्वल टू a पर टेंजेंट नहीं खींचा जा पाएगा। और इसीलिए कहा जाता है यदि किसी कर्व में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ गई तो फिर उस पॉइंट पे कर्व ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचने का तो सवाल ही नहीं है। जब उस पॉइंट पे टेंजेंट ही नहीं खींचेगा तो उसका स्लोप नहीं निकलेगा, उसका स्लोप नहीं निकला यानी कर्व का dy बाय dx नहीं निकला, कर्व का dy बाय dx नहीं निकला यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कहा जाता है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब उस पॉइंट पे कर्व ही नहीं है तो टेंजेंट क्या खाक खींचेंगे? टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप नहीं निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप नहीं निकलेगा तो कर्व का स्लोप यानी कर्व का dy बाय dx नहीं निकलेगा, कर्व का dy बाय dx नहीं निकला यानी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकला यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। फिर से कहा जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा? यहां लिख रहा हूं नॉन, यार इसको हटाओ यार, ये भी अपनी कॉपी में जरूर लिखना, ये टेंजेंट बनाने का तरीका। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। एक और केस देखिएगा। अरे बाद में लिख लियो रे भैया, टाइम दूंगा, पहले सुन ले, पहले सुन ले भैया, सुन ले मेरी बातें, सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार बार बोल रहा हूं, सुन ले। एक और कर्व देखना जरा, साइन इनवर्स एक्स ही ले ले हैं कि कास इनवर्स एक्स ले ले, कौन सा पसंद है? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ठीक है। हाँ, ये कर्व को देखना, x इक्वल टू 1 पर मुझे इस कर्व पर टेंजेंट खींचना है। अब यदि मैं x इक्वल टू 1 पर इस कर्व पर टेंजेंट खींचने जाऊंगा तो ये टेंजेंट ऐसा हो गया, देख लो। यानी जो टेंजेंट बना
वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, और यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो tan थीटा अनडिफाइंड हो गया। tan थीटा अनडिफाइंड हो गया, यानी टेंजेंट का स्लोप अनडिफाइंड हो गया। टेंजेंट का स्लोप यानी कर्व का स्लोप यानी कर्व का dy बाय dx यानी कर्व का f डैश x अनडिफाइंड हो गया। और यदि कर्व का dy बाय dx अनडिफाइंड हो गया, इसका क्या मतलब निकला, कर्व का dy बाय dx अनडिफाइंड निकला हो गया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज, भाई dy बाय dx निकल गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, भाई टेंजेंट डल गया। पिछले दो केसेस से इस केस में अंतर समझिएगा, पिछले दो केस में तो हम टेंजेंट ही नहीं खींच पाए, जबकि इस केस में तो हमने फिर भी टेंजेंट खींच दिया, लेकिन कोई काम का नहीं निकला। टेंजेंट खींच दिया मगर उसका स्लोप फिर भी नहीं आया, और स्लोप नहीं आया ना, फंक्शन फिर से नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो लिखेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको -a कह देता हूं। तो नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to a due to वर्टिकल टेंजेंट। क्या कहा जाएगा इसको, अरे कहा कहेंगे, वर्टिकल टेंजेंट कहेंगे इसको। क्या मैं क्लियर हूं? तो बताओ कौन कौन से कारणों से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ सकती है, बोलो। 3 कारणों से, अरे इशारे तो करो यार, 3 कारणों से। पहला कारण शार्पनेस इन द कर्व, दूसरा कारण डिसकंटिन्यूटी इन द कर्व, तीसरा कारण वर्टिकल टेंजेंट इन द कर्व। ये 3 कारण है जो फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा एक चीज नोटिस करना, जैसे डिसकंटिन्यूटी कुछ एक पॉइंट्स पे आती थी, वैसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी कुछ एक ही पॉइंट्स पे आती है। तुम ये मत कह देना कि साहब पूरा का पूरा कर्व नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं होता। जैसे डिसकंटिन्यूटी कुछ पॉइंट्स पे आती थी, वैसे किसी भी कर्व में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी कुछ पॉइंट्स पे ही आती है। डिसकंटिन्यूटी आती थी स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, वैसे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आया करेगी टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि अपने आगे देसी लोग फिर भी तुमसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनका जवाब भी फिर देसी स्टाइल में देना सिखाऊंगा, वरना तो डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे चेक की जाती है, क्योंकि फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने का डर सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे होता है। तुम इतना कॉपी कर लो। अब मैं ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तो मैं कुछ डेरिवेशंस करवाता हूं, जहां से आईआईटी वाला हमेशा क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा जल्दी करिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल डिराइव करवा रहा हूं सबसे पहले तुम लोगों को। ये वही फर्स्ट प्रिंसिपल है जो कक्षा 11 में तुम लोग मुझसे बोलते थे कि सर अभी पढ़ा दो। कक्षा 11 में कहां से पढ़ा देता मैं तुम्हें इतनी गंभीर बात। वो फिर शिवांश नागर फिर पूछ रहा है हेडिंग क्या डालना। अरे हेडिंग डाली हुई तो भैया डिफरेंशिएबिलिटी, या मैं लिखवा दूं क्या? हाँ लिखना, लिखना मैं लिखवा देता हूं। फॉलोइंग आर द केसेस following are the cases in which function is non-differentiable at x equal to a. Following are the cases in which function is non-differentiable at x equal to a. ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, और ये केस नंबर 3 है। अब जरा तीनों केस फटाफट बना लो, फटाफट एकदम। बेटा ये तुमने फिर वीडियो बंद कर दी है सबने। रुक जाओ, सबको बाहर करता हूँ एक एक करके, रुको। जानवी, महक, अतुलांश,
हो गया भैया? अमृतांश हो गया? अरे यार मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं तुम लोगों को? अच्छा मेरा हाथ दिख रहा है? ओके। कितना लोग अभी भी नकल कर रही है? अभी हाथ ऊपर कर ले। यानी कुल मिलाकर के एक चीज तो तय हो गई कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन पे डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है, और यदि आप उसका ग्राफ बना सकते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। भाई ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है उस पॉइंट पे शार्पनेस है क्या, डिसकंटिन्यूटी है क्या, वर्टिकल टेंजेंट है क्या। और यदि तीनों में से कोई भी केस है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यदि तीनों ही केस नहीं है तो फिर कहना पड़ेगा कि इसका मतलब हुआ उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अरे काम मैं क्लियर हूं? आओ भैया एक डेरिवेशन करवाता हूं, बल्कि बहुत हो गई सारी बातें जो हमने सीखा, आओ उसको गणित में अप्लाई करते हैं। जरा देखिएगा भाई, अभी तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तुम्हें काहे से सिखाया? ग्राफ से सिखाया। लेकिन हर बार ग्राफ थोड़ी ना बना पाएंगे अपन लोग। क्या बोलते हो आयुष घूमर? अरे हर बार ग्राफ थोड़ी ना बना पाएंगे, ऐसे हर बार कर्व को स्केच करना पॉसिबल थोड़ी ना है। क्या बोलती है मस्की? तो हर बार यदि हम कर्व को स्केच नहीं कर सकते तो फिर गणित का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। भाई मैं पंजवानी की तरह थोड़ी ना कह सकता कि सॉरी 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 मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूं। तो साहब गणित का तरीका आपको निकाल करके बताता हूं कि गणित से कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ग्राफिकली तो आपने बता दिया कि उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए शार्पनेस तो नहीं आ रही, उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ रही, उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं आ रहा, और यदि इनमें से कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन गणित से कैसे पता चलेगा कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो सिखा रहा हूं। जरा पेन पेंसिल डाउन करके नजर मेरे ऊपर टिकाना। एक काम करते हैं, एक कर्व कंसिडर करते हैं और इस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है, बल्कि इस पॉइंट का नाम एक्स ही रखते हैं चलो। और कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व की इक्वेशन है। तुम कहोगे सर चांद बना दिया उसको कर्व कह रहे हो? अरे यार भैया तो क्या चांद कर्व नहीं है क्या यार? तो मैंने उसको कर्व बना दिया। अरे मर गए दाऊद भाई, ईद ना समझ ले आज। अरे दाऊद भाई ईद नहीं है, मैंने सिर्फ चांद बना दिया और इस चांद पे ये वाला है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या बोल गया? चांद बना दिया बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भैया कर्व बनाया है और कर्व के उस पॉइंट पे मुझे कर्व का स्लोप चाहिए। और अभी तो तुमने मुझे बताया कि साहब कर्व का स्लोप निकालने के कई तरीके हो गए। एक तरीका तो कर्व पर टेंजेंट खींच दो, एक तरीका कर्व का dy बाय dx निकाल लो। जो dy बाय dx होता है वही कर्व का स्लोप होता है। टेंजेंट खींचोगे तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। तो माशाल्लाह अब तो कई तरीके हो गए। अब तो कपन वो जो स्कूल वाले टीचर अपने को मिलती थी KG1 KG2 KG3 KG4 KG5 में, तो अब तो उनसे अपन मिलेंगे तो उनको जाके बता सकते हैं कि टीचर टीचर कर्व का स्लोप निकालने के लिए कर्व पे सिर्फ टेंजेंट खींचने से नहीं होता, कर्व पे टेंजेंट खींच के कर्व का स्लोप तो छोटे बच्चे निकालते हैं, हम तो कर्व को डिफरेंशिएट करके कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। अरे बता सके ना बता सके? हाँ ठीक 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 ठीक। तो एक काम करते हैं,
ये पॉइंट एक्स कंसिडर करिएगा। इस पॉइंट का नाम क्या रखें बताओ, क्या पसंद है तुम्हें इसका नाम? अरे बोलो ना यार, नाम क्या पसंद है? एम, एम सिमरन भाई, एम ठीक है, एम इसका नाम हो गया एम। तो फिर एम के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा एफ एक्स। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट एफ एक्स हो जाएगा। एक पॉइंट और ये मैं आर ले रहा हूं, आर को मान रहा हूं, क्या नाम दूं आर को? पी। अरे बोलो ना, या टी, टी टी अच्छा रहेगा। और टी यानी चाय नहीं भैया, तुम लोग टी का मतलब चाय समझ रहे हो क्या? टाटा। अरे टाटा नहीं बोला रे, अरे यार। हाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट टी ले लो, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ टी। कैसा रहा? अच्छा तुम ये स्लोप ऑफ कॉर्ड एम आर बता सकते हो क्या? स्लोप ऑफ कॉर्ड एम आर क्या हो जाएगा बोलना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड एम आर है, जिसको तुम एफ टी माइनस एफ एक्स बोल रहे हो अपॉन टी माइनस एक्स बोल रहे हो, यदि मैं इसमें लिमिट लगा दूं r टेंडिंग टूवर्ड्स m दोनों तरफ, तो तुम्हें कोई आपत्ति है? भाई तुम आपत्ति लेने वाले कौन हो सकते हो? मैं तो दोनों तरफ लिमिट लगा रहा हूं ना, r टेंडिंग टूवर्ड्स m। दोनों तरफ लिमिट लगा r टेंडिंग टूवर्ड्स m, हो गया लिमिट r टेंडिंग टूवर्ड्स m, स्लोप ऑफ mr will be equal to limit r tending towards m ft minus fx अपॉन t माइनस x। एक मिनट रोक के, जैसे ही तुमने r टेंडिंग टूवर्ड्स m लगा दिया तो r m पे जाके कॉन्साइड कर जाएगा, और जब r m पे जाके कॉन्साइड कर जाएगा तो ये जो कॉर्ड है वो और कुछ नहीं बल्कि टेंजेंट बन जाएगी। ये बात तुमने सुनी होगी कि जब हम इस वाले पॉइंट को उठा करके इस पे कॉन्साइड करवा देंगे तो कॉर्ड और कर्व के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। उस स्थिति में ये जो कॉर्ड एमआर है वो टेंजेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये और कुछ नहीं है बल्कि स्लोप ऑफ कॉर्ड एमआर है, और जब आर एम पे उठ करके आ जाएगा तो वो कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाएगी। तो जब एमआर कॉर्ड से टेंजेंट बन गया तो ये जो स्लोप है ये भी एमआर नाम के कॉर्ड के बजाय टेंजेंट का स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट m विल बी इक्वल टू लिमिट r। अच्छा r टेंडिंग टुवर्ड्स m है ना, r को m पे कॉन्साइड करवाना है, तो r को m पे कॉन्साइड करवाना है, इसका मतलब tx बन रहा है। भाई जब r इज कॉन्साइडिंग विद m, इसका मतलब t इज बिकमिंग x, यानी r टेंडिंग टुवर्ड्स m इज नथिंग बट t टेंडिंग टुवर्ड्स x। r को m पे कॉन्साइड करने के लिए t को x पे कॉन्साइड करवा दो, जब t x पे कॉन्साइड कर जाएगा तो r m पे अपने आप कॉन्साइड कर जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं t टेंडिंग टुवर्ड्स x एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। एक मिनट, एक मिनट, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट m है ये तो कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है, और कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाता है? एफ डैश एक्स कहलाता है। अरे इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। फिर से कहता हूं मस्की, एम पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप यानी एम पर कर्व का स्लोप यानी एम पर कर्व का डी वाई बाय डी एक्स, यानी इसका मतलब ये जिसको तुम टेंजेंट का स्लोप बोल रहे हो ये बेसिकली कर्व का डी वाई बाय डी एक्स है, यानी एफ डैश एक्स है। कहां पर? एट एम। एट एम विल बी इक्वल टू एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। यहां से फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं कि एफ डैश एक्स निकल करके आ गया है एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। ये m नहीं लिखना चाहिए था मुझे यहां पर, क्योंकि एफ डैश एक्स एट m का क्या मतलब होगा? एफ डैश एक्स ओनली। अरे भैया एफ डैश एक्स एट एक्स ओनली, एफ डैश एक्स एट एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स ओनली। तो एफ डैश एक्स निकल करके आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकल करके आ गया। अरे राम 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 राम, लिमिट लिखना तो भूल ही गया, क्या गंदगी है।
ये निकल आया भी एफ डैश एक्स। अब एक मिनट, ये कम वक्त एफ डैश एक्स तो लिमिट्स के टर्म से निकल करके आया, और लिमिट पे तो हमने अभी पीएचडी की है, हमें मालूम है हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे और हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके, और यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बराबर आ रही है और फाइनाइट आ रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब हाँ फंक्शन का एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट की होगी, यानी तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन मुझे लगता है जगह खत्म हो गई है इतनी सारी बातें करने के लिए, इसलिए तुम ये कॉपी कर लो, फिर आगे की कहानी सुनाता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। अरे भैया हो गया क्या? अब जरा आगे की कहानी सुनना। अरे बाप रे क्या लिखा है, फोर्थ स्टेप में कुछ गलती हो गई लगे, कहीं बोलिए रहे। फोर्थ स्टेप एक बार और बता दीजिए। नाथानी बोल रहा है। अरे भैया नाथानी तो मेरी रिकॉर्डिंग तक का ध्यान रखता है, तो मैं इसकी बात कैसे डाल सकता हूँ? हाँ भैया जरा सुन ले, कहानी अभी खत्म नहीं हुई भी है, पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी तो चलती रहेगी पिक्चर। क्यों? ये सब आपस में कनेक्टेड है, और इसलिए मैंने पिछली क्लास आपकी जल्दी छोड़ दी थी, क्योंकि यदि मैं बीच में उसको छोड़ता तो वो मजा नहीं आता। जरा सुनिएगा हुआ क्या, अब तक क्या हुआ। सबसे पहले तो साहब हमें ये पता चला कि किसी भी कर्व का स्लोप और कुछ नहीं होता, बल्कि उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। और टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं होता, बल्कि कर्व का dy बाय dx होता है।
तो सबसे पहले तो हमने ये डेरिवेशन करके देखा कि किसी भी कर्व का स्लोप यानी कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं होता बल्कि कर्व का dy बाय dx होता है। फिर वहां से हमें ये समझ में आया कि इसका मतलब जब हम किसी कर्व का dy बाय dx निकालते हैं तो इसका मतलब हम उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट का स्लोप यदि निकल पा रहा है तो dy बाय dx निकल पा रहा है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाएगा क्योंकि dy बाय dx निकल पा रहा है। लेकिन यदि टेंजेंट का स्लोप नहीं निकल पा रहा तो टेंजेंट का स्लोप नहीं निकल पा रहा यानी कर्व का dy बाय dx नहीं निकल पा रहा, कर्व का dy बाय dx नहीं निकल पा रहा यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकल पा रहा यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है सब कुछ डिपेंड करेगा कर्व पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप पर। मैंने कहा हटाओ एक काम करते हैं, इस कर्व पर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते हैं और टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट खींचने का कोई शौक थोड़ी ना मुझे पंजो, अरे भैया मुझे तो टेंजेंट इसलिए खींचना है क्योंकि मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो मैंने कहा आओ इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट खींचने के लिए मैंने कॉर्ड बना ली और कॉर्ड के दूसरे सिरे को नाम दे दिया आर। m के कोऑर्डिनेट्स और r के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। m का x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट fx है। मैंने इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया ft माइनस fx अपॉन t माइनस x, लिख भी दिया कि वो स्लोप ऑफ कॉर्ड है हमारा। फिर मैंने कहा काम करता हूँ कॉर्ड को टेंजेंट बना देता हूँ। कॉर्ड को टेंजेंट बनाने के लिए r टेंडिंग टुवर्ड्स m लगा दिया। r टेंडिंग टुवर्ड्स m का मतलब होता है t टेंडिंग टुवर्ड्स x, क्योंकि जब r m पे आ जाएगा तो t x पे आ जाएगा, बल्कि r m पे आएगा ही तब जब t x पे आ जाएगा। तो मैंने r को m पे कॉन्साइड करवाने के लिए t टेंडिंग टुवर्ड्स x लिमिट लगा दी और जैसे ही ये t टेंडिंग टुवर्ड्स x लिमिट लगाई तो पता चला बाप रे ये जो पहले अभी तक कॉर्ड का स्लोप होता था अभी ये टेंजेंट का स्लोप बन गया, क्योंकि कॉर्ड खुद ही टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। और जब कॉर्ड खुद ही टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई तो ये जो कॉर्ड का स्लोप था ये टेंजेंट के स्लोप में कन्वर्ट हो गया। अब मेरी जो बोलूंगा मेरी बात पे ध्यान देना, हर बार आईआईटी में यही पूछा गया है, सुनिएगा। जब ये कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई तो सवाल उठा कि साहब कौन से पॉइंट पे खींचेगा टेंजेंट का स्लोप है ये। टेंजेंट तो टी पे भी खिंचा सकता है और एक्स पे भी खिंचा सकता है, तो ये एक्स पर खींचेगा टेंजेंट का स्लोप है या टी पे खींचेगा टेंजेंट का स्लोप है। तो मैंने लिमिट देखी, लिमिट लिखी है t टेंडिंग टुवर्ड्स x, यानी t x पे उठ करके आ गया है। और जब t x पे उठ करके आ गया है तो टेंजेंट x पे बना है, और जब टेंजेंट x पे बना है तो स्लोप भी x पे निकलेगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x यानी f डैश x निकल करके आ गया। ये लिखा हुआ है f डैश x। क्या मैं क्लियर हूं? अच्छा, लिमिट यदि x टेंडिंग टुवर्ड्स t लगी होती तो फिर f डैश x नहीं बनता। x टेंडिंग टुवर्ड्स t लगी होती तो x उठ करके t पे आ जाता, और जब x उठ करके t पे आ जाता, हाँ हाँ बोलो बोलो, तो फिर टेंजेंट एट t निकलता, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t निकलता, यानी f डैश x एट t निकलता, यानी f डैश t निकलता। क्या निकलता? f डैश t। लेकिन ये f डैश t नहीं निकला क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स t है, लिमिट t टेंडिंग, अरे गलत बोल गया, फिर से बोलता हूं। लेकिन ये f डैश t नहीं निकला क्योंकि f डैश t निकला होने के लिए x टेंडिंग टुवर्ड्स t होना चाहिए, जबकि यहाँ तो t टेंडिंग टुवर्ड्स x है। t x पे उठ के आया है यानी टेंजेंट x पे खींचा गया है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट x एट x बनेगा, यानी dy बाय dx एट x बनेगा, यानी f डैश x बनेगा। तो f डैश x है कि f डैश t है ये डिसाइड करता है। इस पे कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको वो भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डेरिवेशन करवाना चाहता हूँ, जरा वो सुनिएगा, आप सुनते जाइएगा। खत्म कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी नाम का चैप्टर, अंतिम 15 मिनट खत्म हो जाएगा, जरा सुनिएगा। ये जो dy बाय dx निकला है ये तो लिमिट के टर्म से निकला है, और लिमिट तो हो सकता है एग्जिस्ट करे और हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। अब यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यदि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब क्या करोगे? अरे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ अब तुम्हें इसकी लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक मिनट, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, और इसकी राइट हैंड लिमिट ये बेसिकली f डैश x है, यानी मैं f डैश x की राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, यानी मैं डेरिवेटिव की राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। और डेरिवेटिव के राइट हैंड लिमिट को सम्मान से राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संजली थोड़ा ध्यान मेरे ऊपर लगा ले बेशरम, कहां ध्यान है तेरा?
मूर्ख। सुनना भैया, सुनना। तो साहब मैं अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, यानी एफ डैश एक्स की राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। एफ डैश एक्स है ना, डेरिवेटिव है किसका, एफ एक्स का, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव की राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। और यदि मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव की राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो इसको सम्मान से राइट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव कहा जाएगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको सम्मान से, राइट हैंड। अरे जैसे तुम लोग मुझे सम्मान से दोस्त कहते हो नहीं कहते हो, जल्लाद कहते हो तुम लोग मुझे सम्मान से, वैसे इसको भी सम्मान देके राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाएगा। तो मैं निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस डेरिवेटिव। बोलना क्या होगा, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स x प्लस एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। राइट हैंड लिमिट यानी क्या, t टेंडिंग टुवर्ड्स x प्लस, t की जगह क्या रखेंगे बताओ, x प्लस h रखो रखो रखो। अरे भैया सरदार ध्यान लगा ले, t की जगह x प्लस h रखो, तो बोलना कितना हो जाएगा, लिमिट x प्लस h टेंडिंग टुवर्ड्स x प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स टी माइनस एक्स। ओहो, x से x कैंसिल हो गया। बोलना भैया क्या निकल कर क्या है, अरे यार ये डायग्राम में अभी नहीं मिटा, अच्छा चलो मिटा दिया तो मिटा दिया। मैं इस डायग्राम में तुम्हें एक कमाल की बात और बताऊंगा, मुझे याद दिलाना है, मैं भूल जाऊं, सिर्फ ये याद दिला देना कि आप तो कमाल की बात बताने वाले थे। तो बोलना भैया कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन, ओहो t की जगह तुमने क्या रखा, x प्लस h, तो यहां भी तो x प्लस h आएगा, और ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में h आएगा। और ये किसकी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव है, और इसलिए आइंदा से इसको क्या नाम दिया जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव will be equal to limit h tending towards 0 f of x plus h minus fx upon h। क्लियर है, क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताऊंगा, मैं कह रहा था ना मैं इसके बारे में कमाल की बात बताऊंगा, मैं इस राइट हैंड डेरिवेटिव का तो मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा, लेकिन अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं उसकी। बताना लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स x माइनस एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन t माइनस एक्स। t की जगह x माइनस h रख रहा हूं, तो बोलना कितना हो जाएगा,